हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको हल करेंगे। तो चलिए, सवाल है हम लोगों का कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग रूट 5 को मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रूट 5 को परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए रूट 5 बराबर हम लोग P/Q लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा इसमें कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा इसमें कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ कि हम लोग जैसे कोई भी संख्या, जैसे रफ वर्क में हम लोग समझते हैं, जैसे कोई भी संख्या जैसे 5/6 लिए, तो इसमें जैसे 5 में भी 1 से गुना करते हैं और 6 में भी 1 से गुना करते हैं, तभी इसको यदि गुना करते हैं तो 5 गुना 1 5 होगा और 6 गुना 1 6 होगा। मतलब इसके रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात 1 से कहीं पर भी हम लोग गुना करेंगे तो भी उसका रिजल्ट उतना ही होगा। इसलिए यहाँ पर एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ कि 1 को छोड़कर इसमें कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर Q को बराबर के इस साइड करेंगे तो रूट 5 में आकर गुना हो जाएगा। यह हो जाएगा रूट 5 Q बराबर P। अब हम लोग यहाँ पर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा रूट 5 Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे हम लोग, कोष्टक हटाएंगे तो रूट 5 दो बार गुना होगा तो 1 5 रूट से बाहर हो जाएगा और Q स्क्वायर हो जाएगा बराबर P स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग को ठीक से समझना है। सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि बराबर का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग रफ वर्क में फिर एक बार समझते हैं। जैसे बराबर का मतलब हुआ कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भाग बराबर होना चाहिए। जैसे हम लोग लिखेंगे 5 + 2, 5 + 2 बराबर, इस साइड लिख देंगे 3 + 4। तो ये बराबर है क्योंकि 5 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे ये भी 7 होता है और यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ेंगे ये भी 7 होता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग 5 जोड़ 2 और बराबर यहाँ पर ये तो है और इसमें जैसे कुछ और ऐड कर देते, जैसे इसमें 2 हम लोग और जोड़ देते हैं तो इधर तो 7 है लेकिन इधर कितना हो गया 4 3 7 2 9। तो ये बराबर नहीं हुआ। कहने का मतलब हुआ कि बराबर का चिन्ह का हम लोग तभी उपयोग करते हैं जब दोनों पक्ष, दोनों साइड बराबर हो। तो यहाँ पर
सवाल पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर जब 5q² बराबर p² है, मतलब दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ पर यदि हम लोग q² में 5 से गुना करते हैं तब p² के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि p² में भी 5 होगा। तो यहाँ पर पहले इसको हम लोग समीकरण 1 कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 5 जो है, 5 p² को विभाजित करता है। तो यहाँ पर जब 5 p² को विभाजित करता है तो इसका मतलब हुआ 5 p को भी विभाजित करता है। इसको हम लोग, इस लाइन को, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर यदि 5 p को विभाजित करेगा तो विभाजित होने के बाद कुछ परिणाम आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं p बराबर 5 के, अर्थात यदि 5 में p गुणनखंड है तो p में 5 तो होगा ही, और 5 के विभाजित होने के बाद कुछ और भी कोई संख्या जरूर होगा। तो उस पूर्णांक को हम लोग मान लेते हैं k। अब ये जो p बराबर 5 के हम लोग माने हैं, ये यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर p के जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण x। समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ पर समीकरण 1 है 5q² बराबर, यहाँ पर p के जगह पर हम लोग को रखना है 5k, और यहाँ पर p पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5q² बराबर, इसका कोष्टक यदि खोलते हैं तो 5 दो बार गुना होगा, क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर k 2 बार गुना होगा, ये हो जाएगा k²। अब यहाँ पर ये 5 और 25 कट जाएगा, ये हो गया q² बराबर 5k²। इसको हम लोग सीधा करके लिख लेंगे, ये हो जाएगा 5k² बराबर q²। यहाँ पर 5k² बराबर q²। अब यहाँ पर जो प्रोसेस हम लोग किए थे, यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। जैसे 5k² बराबर हो गया q², इसका मतलब हुआ कि ये 5 जो है ये q² को विभाजित करेगा। यहाँ पर भी लिखेंगे 5q² को विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है। जब 5q² को विभाजित करता है, इसका मतलब हुआ कि 5q को भी विभाजित करता है, q को भी विभाजित करता है। इसको हम लोग समीकरण 3 कर देते हैं, समीकरण 3। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग ऊपर में लिखे थे कि p और q पूर्णांक है तथा इसमें कोई एकेतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बस इसी के आधार पर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पर लिखे हैं कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात एक के अलावा कोई इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग समीकरण 2 और 3 को देखें, यहाँ पर 2 और 3 को देखें तो 2 में यहाँ पर लिखे हैं कि 5q को विभाजित करता है, और यहाँ पर समीकरण 3 में भी देखें तो 5
Q को विभाजित करता है, अर्थात P और Q दोनों में 5 है, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 5। तो यहाँ पर हम लोग जो माने थे उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है, तो वही लाइन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। चूँकि हम माने थे कि यहाँ पर गलती हो गया, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इस लेकिन समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि P और Q में उभयनिष्ठ संख्या 5 है। यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 और 3 जो माने हैं, तो समीकरण 2 में P को 5 विभाजित कर रहा है और समीकरण 3 में यहाँ पर Q को भी 5 विभाजित कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि P और Q में उभयनिष्ठ संख्या 5 है। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट लाइन लिखेंगे कि यहाँ हमारी मान्यता का विरोध होता है। यहाँ हमारी मान्यता का विरोध होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक बार हम लोग फिर से शुरू से देख लेते हैं कि यहाँ पर √5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पर मान लिए थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के यहाँ पर कंडीशन ये माने थे कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट हुआ कि 5 P में भी है और 5 Q में भी है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि 5 और Q में उभयनिष्ठ संख्या 5 है, इसलिए यहाँ हमारी मान्यता का विरोध होता है। अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग माने थे परिमेय, और यहाँ पर परिमेय संख्या कंडीशन ये आया था कि इसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगा, लेकिन दोनों में 5 आ गया, इसलिए यहाँ पर हमारी मान्यता का विरोध होता है। तो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।